गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने एसएसटी में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें एंटर करते हैं। हिस्ट्री में तो आप बहुत कुछ सीख चुके, मेरे को भी सिखा दोगे। अब अपने ज्योग्राफी के अंदर जो है फर्स्ट चैप्टर लेते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन इन्वायरमेंट? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स आपके चारों तरफ जो घेरा है, जो चारों तरफ आवरण है, जो कवर है, उसको आप सराउंडिंग कहते हो। और उसी को आप क्या है कि ये कह सकते हो इन्वायरमेंट। जैसे कहीं जाते हो आते हो, चलो यार यहां से इन्वायरमेंट खराब है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, मजा आ गया। कहने का मतलब कि चारों तरफ जो घेरा है, कोई थिंग्स का जो आवरण है, वो उसको आप एनवायरनमेंट में बोल सकते हो, इन्वायरमेंट। अब नेचर का जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ना है अपने को। तो जो नेचर ने अपने चारों तरफ क्या इन्वायरमेंट दे रखा है वो पढ़ना है अपने को, तो वो याद रखना है। और याद रखने के लिए क्या है कि मैं बताता रहा हूं कि हर लेसन के लिए एक कोड है। आप उस कोड को पकड़ लोगे तो वो लेसन अपने आप ही याद हो जाएगा। अब इस लेसन का क्या कोड बन सकता है जिससे आप फटाक से देख सकते हो? 3+1। 3+1, 3 का मतलब है कि ये 4 स्फीयर हैं, फैक्टर हैं। तो 4 में से 3 जो है वो तो एबायोटिक है। एबायोटिक फैक्टर है। और एक बायोटिक फैक्टर है सराउंडिंग्स में। ये 1 हो गया, ये 3 है। अब एबायोटिक में 3 कौन से हैं? सराउंडिंग्स देख रहे हैं अपने, ये नेचर ने अपने चारों तरफ जो कौन सी सराउंडिंग दे रखी है। अब एक तो आ गया लिथोस्फीयर। लिथो, लिथो को मीन्स रॉक, चट्टान। दूसरा फैक्टर आ गया हाइड्रो, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब वाटर। तो एक तो हमारे चारों तरफ क्या है कि जमीन, धूल वगैरह, कण, जो सॉलिड पार्टिकल है वो है, जिसके ऊपर अपनी खेती कर रहे हैं, जिसके ऊपर जानवर घूम रहे हैं, जिस पर ये एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और सूर्य भगवान जिसके ऊपर रोशनी बिखेर रहे हैं, अपनी सनलाइट फेंक रहे हैं, वो बेस जो है वो लिथो है, रॉक है। वो सर्कल, कवर, आवरण जिसमें अपने गिरे हुए है, वो लिथोस्फीयर है। दूसरा जो है हाइड्रोस्फीयर, पानी। पानी का तो आपको पता ही है, जल ही जीवन है। ये आता है ना कि फला उपग्रह के ऊपर आदमी पहुंच, मंगल ग्रह के ऊपर आदमी पहुंच गया है, चांद के ऊपर आदमी पहुंच गया है, लेकिन वहां लाइफ नहीं है। वहां लाइफ है, किस बेस के ऊपर वो डिटरमाइन करते हैं कि देयर इज लाइफ ऑन दैट सैटेलाइट, ऑन दैट
जो जो भी ग्रह है वो उसके ऊपर कैसे तय करते हैं। यदि वहां पानी की कोई भी निशानी है, कोई भी साइन पानी का मिला है, तो कहते हैं वहां लाइफ है। अब धरती के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर है, पानी है, तो फिर धरती के ऊपर लाइफ है। तो पानी नहीं है तो फिर फला फला स्टार के ऊपर, फला फला ग्रह के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर, फला फला सैटेलाइट के ऊपर लाइफ नहीं है। ये हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो से तय करते हैं, मतलब वाटर। तीसरा फैक्टर समझ गए, हाइड्रो से तो गिरे ही रहते हैं सारे दिन, पानी पीते रहेंगे। अभी पढ़ाते पढ़ाते पानी पीना पड़ेगा। एटमोस्फियर, भाई एटमोस्फियर के बिना सांस कैसे लोगे? आपको रेस्पिरेशन के लिए, सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आग बुझाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, वरना एक बार आग लगी धरती के ऊपर तो लगती रहेगी। वो नाइट्रोजन है तो वो बुझा देती है। सांस जरूरी है। तो इन तीनों फैक्टर्स, ये एबायोटिक है। एबायोटिक का मीन्स होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, जिसको कहते हैं ना कि अलाइव है, जिंदा है। बायो मीन्स अलाइव है, और एबायोटिक मीन्स नॉन अलाइव है। तो नॉन अलाइव फैक्टर्स कितने हैं, कितने स्पीयर है? लिथो, हाइड्रो, एटमो। अब देखिए आप इसमें एटमोस्फियर, यदि आपको एटमोस्फियर नहीं मिल रहा है, आप एटमोस्फियर से नहीं घिरे हुए हो, तो आपके सांस निकल गए। तो एटमोस्फियर से हरदम 24 आवर ही घिरा रहना पड़ेगा आपको, तभी आप अलाइव रहोगे। अब इसमें तो आपको यदि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, यदि ये स्पीयर हट जाता आपसे, तो 2 या 3 मिनट के बाद में नॉन अलाइव हो जाओगे। ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। हाइड्रो, पानी नहीं मिलेगा, 2-3 दिन बाद में नॉन अलाइव हो जाओगे। और ये कई महीनों तक चल सकता है रोग। तो ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग कवर्स हैं, जिनको हम एबायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, एबायोटिक भी कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्वेश्चन बन जाएगा कि पानी तो बहुत है, ओशियन में भी है, लेक में भी है, पॉन्ड्स में भी है, पूरा पहाड़ आइस से घिरा हुआ है, सॉलिड वाटर है वो। तो जो सबसे ज्यादा हाइड्रो कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा हाइड्रो कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? आइस के रूप में, ओशियन में, या रिवर्स में। सबसे ज्यादा जो वाटर है ये मिलेगा ओशियन में। इवन 95% तक जो वाटर है वो ओशियन में ही होता है। बाकी 5% वाटर है वो क्या है, सारे जो बर्फ के पहाड़ हैं, सारी दुनिया की नदियां हैं, सारी दुनिया की लेक्स हैं वगैरह, वो सिर्फ 5% रखते हैं। और इसमें पोर्टेबल वाटर जो है, पीने का पानी है, वो रिवर्स का, और वो 5% के अंदर ही मिलता है अपने को। 95% तो के नॉन पोर्टेबल है, पी नहीं सकते उसको, वो अपने लिए बेकार है सारा का सारा। एटमोस्फेयर के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये गैसें तो आप जानते हो, आर्गन वगैरह और एटमोस्फेयर में होती हैं। लेकिन सबसे जो एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओजोन। ओजोन, ये जो ओजोन है, इसका एक अर्थ के चारों तरफ ऐसे एक घेरा है।
ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक ओजोन का घेरा है। सन से सन से जो रेज आती हैं अपने धरती तक, इसमें खतरनाक रेज होती है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। वो सीधे ही कैंसर कर देती हैं शरीर में। तो इससे भी रक्षा कौन करे, इससे सेफ्टी कौन करे? ये ओजोन जो कवर है ये करेगा। ये यूवी रेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो है वो स्क्रूटिनाइज करके जो अपने को दिखती है रोशनी, विबग्योर वगैरह, और वो ही अपने तक आ पाती है। ओजोन जो एटमॉस्फेयर में है वो ये जो घेरा है, ये ओजोन वाला, ये जो अपने कूलिंग इंस्ट्रूमेंट है, एसी है, गाड़ियां है, जो भी कोई कूलिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से सीएफसी गैस निकलती है। एरोप्लेन है, उड़ते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ये गैस क्या करती है? ओजोन को खत्म कर देती है, रिएक्शन करके ओजोन को खत्म कर देती है। तो छेद बन गया ये, और यहां से यूवी लाइट आएगी तो इधर जो कोई भी लिविंग होगा उसके कैंसर हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने इस ओजोन की जो लेयर है उसमें एक छेद देखा, होल देखा, उसको ओजोन होल कहते हैं। और उसके ऊपर काफी विचार किया, और उसको बंद करने के लिए क्या कि सारे वर्ल्ड ने बैठ के जो मीटिंग वगैरह की, मॉन्ट्रियल कनाडा में शहर है एक, मॉन्ट्रियल में, वहां ओजोन को बंद कैसे किया जाए। तो एक ही बात है कि सीएफसी गैस कम छोड़ो, या सीएफसी की जगह कोई और ठंडी करने वाली गैस, अमोनिया वगैरह है, वो काम में ले, सीएफसी को बंद करो। ये सबसे पहले जो ओजोन का जो होल देखा था साइंटिस्टों ने 1980 में देखा था। और मॉन्ट्रियल में गया है कि फटाफट मीटिंग हुई 83 में। वहां मॉन्ट्रियल जो प्रिंसिपल बनाए गए वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाए। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो तय हुआ कि 250 तक, अप टू 50 तक, अभी 25 ईयर्स और बाकी तक ये ओजोन होल बंद हो जाएगा। कैसे होगा? सीएफसी को यूज नहीं करेंगे और कोई गैस यूज करो। तो एटमॉस्फेयर में ओजोन वाला जो पढ़ने का है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है ये आपके। तीन फैक्टर पढ़ लिया आपने एबायोटिक में। अब बायोटिक रह गया। बायोटिक में तो आपको इसमें तो अपनी लीडरशिप आएगी। बायोटिक में लीडरशिप का मतलब है कि बायोटिक में सारे आ जाएंगे, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, जू। और सबसे इंटेलिजेंट और विद टेक्निकल हैंड एंड इंटेलिजेंट which can intervene in the other three non-living factors। कौन है वो? Who is that? इन जू में ह्यूमन, आदमी नाम का जीव। और ये इधर तीनों फैक्टरों को इफेक्ट करता है। नेचर ने जो बैलेंस या रेशो से जो फैक्टर्स बना रखे हैं, इतना पानी, इतना लिथो, इतना ये, वो एग्रीकल्चर से
ट्रांसपोर्टेशन से सड़कें वगैरह बनाना, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, कितनी लिथो ला ला के पटक देता है, यहाँ सारे खड्डे ही खड्डे कर देता है, बिल्डिंग्स बनाता है एग्रीकल्चर से, और आपका मिल्क और जमीन से मिनरल नहीं छोड़ता है, खड्डे खड्डे, कितनी खदानें हैं दुनिया के अंदर, कोई सोना निकाला है, कोई चांदी निकाला है, कोई लोहा निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, ये सारा। और सबसे बड़ा जो एटमोस्फेयर वो खराब करने वाली चीज है, वो काला धुआं निकलता है इंडस्ट्री से। टेक्नोलॉजी से ये जो चीजें बिहेव में लाता है आदमी, ह्यूमन बीइंग, इससे ये जो तीन फैक्टर हैं, लिथो, हाइड्रो, एटमो, ये तीनों ही खराब होते हैं। इनका जो प्रकृति का जो बैलेंस है, रेशियो है, वो सारा बिगड़ जाता है। और रेशियो बिगड़ने का मतलब है कि पोल्यूट कर देना, पोल्यूशन। तो धरती के ऊपर पोल्यूशन की जिम्मेदारी किसकी आ गई? ह्यूमन, आदमी। ये सारा, क्योंकि टेक्निकल हैंड है ये, इंटेलिजेंट है ये जू बायोटिक फैक्टर में, और सारों का राजा है। सारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको अपने हिसाब से ही ये डील करता है, और अपने सारे बैलेंस वगैरह जो नेचर के, वो सारे बिगाड़ देता है। क्योंकि आदमी की जो नीड्स है, वो ग्रीड्स है, अपनी नीड्स बढ़ाता जा रहा है, और नीड्स नीड्स बढ़ेगी तो उसका लालच है वो भी बढ़ाता जा रहा है, और वो क्या है कि इन्वायरमेंट को खराब करता है। ये जो नेचर के जो तीन फैक्टर है, इनका जो बैलेंस बिगाड़ता है ह्यूमन, इस ह्यूमन को याद दिलाने के लिए यूएनओ यूएनओ की एक शाखा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यूएनईपी, यूनेप, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसने आदमी को याद दिलाने के लिए कि भाई खराब मत करो धरती को, ये अपने अपने ये जो नेचर है उसको खराब मत करो, ये अपने लिए खतरा बन जाएगा। ये याद दिलाने के लिए 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बना रखा है यूनेप ने। और ये कब से मनाया जाता है? 1973 से। 1973 का जो 5 जून था, वो पहला वर्ल्ड का इन्वायरमेंटल डे था। आपको पूछ ले पहला इन्वायरमेंटल डे बताइए आप, तो आप ये लिख सकते हो। अब इन्वायरमेंट के अंदर ही एक दूसरा सब्जेक्ट आता है जिसको पढ़ते हैं अपने, वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी से ही रिलेटेड एक सब्जेक्ट और भी है जिसको इकोलॉजी कहते हैं। कवर साइंस, जो अपने चारों तरफ जो कवर है, उससे अपने क्या इंटरेक्शन करते हैं, लिथो से क्या क्या लेते हैं, क्या देते हैं। लेते तो बहुत ज्यादा है, देते बहुत कम है, तो गड़बड़ होगी ना। पानी को खराब करते हैं, एटमोस्फेयर को खराब करते हैं। एटमोस्फेयर को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। लेते क्या हो एटमोस्फेयर से? ऑक्सीजन लेते हैं साहब। हाइड्रोस्फेयर से क्या लेते हो? बोलो वाटर लेते हैं। अच्छा, देते क्या हो आप? यूरिन देते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है तीन बायोटिक फैक्टर से, लिथो से, अपना शरीर सारा सारा गया लिथो से बना हुआ है, मिनरल से। अब देखिए, जो इंटरेक्शन होता है कवर से, एनवायरमेंट से, ऑर्गेनिज्म का या जो जीव है उसका इंटरेक्शन,
एक सर्टेन प्लेस में, जो भी कोई हो, एक प्लेस आपकी खुद की जो है इंटेस्टाइन भी हो सकती है, और एक एक प्लेस आप सारे ओशियन को भी कह सकते हो, और एक आप प्लेस जो है एक पूरे जंगल को भी कह सकते हो, और आप एक कोई स्पेशल जंगल के अरावली के जंगल का इकोसिस्टम बताएं, तो उस जगह जो नाम लिया है उसके आगे आप इकोसिस्टम लगा दीजिए। इसका मतलब कि उस जगह पर जो उस प्लेस पर जो इन तीन फैक्टर्स का आदमी या और एनिमल्स या प्लांट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट का, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। सिस्टम मीन्स इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक फैक्टर विद बायोटिक फैक्टर। तो 3 और 1 के बीच में जो इंटरेक्शन चलता है किसी प्लेस के ऊपर, अब प्लेस नाम ले लिया आपने इंडिया, अच्छा इंडिया का इकोसिस्टम, गंगा रिवर का ले लिया सॉरी, गंगेटिक इकोसिस्टम। कोई तालाब का ले लिया आपने, पॉन्ड इकोसिस्टम, वहां भी क्या आपको प्लांट्स भी मिलेंगे और वहां छोटे मोटे कीड़े भी मिल जाएंगे पॉन्ड्स के अंदर, और वहां जो वाटर हाइड्रोस्फीयर है ही, और वहां मिट्टी वगैरह है, लिथोस्फीयर है ही, और वहां पर एटमोस्फीयर पानी भी, पानी के जानवरों को पानी पीने के लिए उसमें ऑक्सीजन भी घुली रहती, इन्वायरमेंट भी, नाइट्रोजन वगैरह ये सब वहां मिलेगी। तो सारा मामला वहां पर है, उस प्लेस में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इंटरेक्शन हो गया ये। अब इकोसिस्टम का समझ गए, मतलब बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। अपने आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर भी एक इंटेस्टाइन या जीआई या गट इकोसिस्टम कह सकते हो। अपने आंत में भी क्या है कि अपने इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिजम्स हैं, और वहाँ वाटर का और वहाँ मिनरल्स का और आपस में इंटरेक्शन चलता रहता है। तो जीआई इकोसिस्टम हो गया। जो प्लेस है उसका नाम ले लो, उसके आगे लिख दो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स interaction between biotic and abiotic on a certain place. It may be big, it may be wide, it may be narrow, small. अब अपने ये जो ज्योग्राफी में पढ़ोगे सारों में कि सन की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि सन जो है एनर्जी नहीं देवे धरती को, तो क्या हो, क्या क्या, न तो बरसात हो, न हवा चले, और ना प्लांट्स क्लोरोफिल से अपना भोजन बनावे, और ना जानवर हो, न अपने क्या है कि अपने को रोटी मिले। तो यहाँ कहने का मतलब कि लिविंग नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। जो लाइफ है वो कह सकते हो आप ड्यू टू सन। और सन लाइफ कैसे देता है कि सन रेज के माध्यम से एनर्जी, इस मीडियम से अपने को एनर्जी मिलती है। इस माध्यम से, रेज के माध्यम से अपने को सन क्या है, एनर्जी वहां से ऊपर से फेंकता है। अपने प्लांट्स जो है वो इस एनर्जी को क्लोरोफिल के हेल्प से क्या है, वो फूड बनाता है, अनाज बनाता है, फ्रूट बनाता है, फल बनाता है, ये बनाता है, वो घास फूस बनाता है जानवरों के लिए,
प्लांट्स सारी एनर्जी, ये एनर्जी प्लांट्स लेते हैं। और जब ये प्लांट्स जो है, क्या बात है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, रेस्ट करके आ जाना बाबा। तो ये प्लांट्स, और प्लांट्स जो है, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स जो देते हैं उसको खा पी के, चाहे चारा दो, चाहे फल दो, फ्रूट दो, कुछ भी दो, ये जो प्राणी है इससे जिंदा रहते हैं। एनर्जी मतलब प्लांट से लेते हैं। और जो जू और प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं। अब कोई प्राणी जो है खत्म हो गया, उसको गाड़ दिया या जला दिया जो है, तो उसके अंदर जो मिनरल्स थे, जो लिथो थे, वो वापस सर्कल में आ जाएंगे, वापस धरती में मिल जाएंगे। अब मान लो M.K. गांधी का संस्कार किया और मिट्टी, उसके उसमें जो न्यूट्रिएंट थे वो बिखर गए यहाँ इंडिया में सारी जगह। हो सकता है उसका एक एटम जो है आप में भी हो, रिसर्कल होता रहता है ये न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स जो अर्थ के ऊपर है ये। तो न्यूट्रिएंट्स अर्थ को वापस रिटर्न हो गए। न्यूट्रिएंट्स वापस अर्थ को रिटर्न हो गए। और इन न्यूट्रिएंट्स को सेट करने के लिए एनर्जी कौन देता है? रेज, सूर्य। तो अल्टीमेट यदि सन रेज नहीं आए धरती के ऊपर, तो भाई ये न्यूट्रिएंट्स का साइकिल कैसे चलेगा? बायोटिक है, एबायोटिक का कोई साइकिल नहीं चलेगा। साइकिल बंद और धरती के ऊपर लाइफ बंद। तो कहने का मतलब है जो सन जो है ये अपना प्रत्यक्ष से डायरेक्ट गॉड है, जो आपको सवेरे सवेरे उठाने आते हैं, देवता सूर्य। अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपने पढ़ेंगे उसमें समझ गए होंगे आप, ये 3+1 को एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर का एक लेसन, थोड़ा इसके अंदर घुसेंगे, कौन कौन सी गैसें। हाइड्रो का है वो पढ़ेंगे, कितना पानी कैसे क्या क्या लाइफ देता है। लिथोस्फीयर में पढ़ेंगे जो भाई टाइगर्स कहाँ रह रहे हैं, एलिफेंट्स कहाँ रह रहे हैं, बैक्टीरिया कहाँ रह रहे हैं, उनका इंटरेक्शन क्या हो रहा है इस लाइफ के ऊपर। तो आपके कोर्स में बड़ी सरल ज्योग्राफी है याद होने के लिए। शायद ये कोई हार्ड नहीं था। 3+1 फार्मूले से आप 3+1 कोड से आप इसको डिकोड करके पढ़ सकते हो इस सराउंडिंग्स को। अपने चारों तरफ कौन सी सराउंडिंग्स हैं? 3 एबायोटिक नॉन लिविंग और 1 बायोटिक। ठीक है, ओके।